मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। पहले हम परिभाषा देख लें। वर्णों के परस्पर संयोग अथवा मेल को वर्ण संयोग कहा जाता है। परस्पर का अर्थ है आपस में, संयोग मतलब मिलना। वर्णों के आपस में मेल को हम वर्ण संयोग कहते हैं। कैसे होता है वर्ण संयोग? वर्णों के संयोग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। कैसे है? व्यंजन का व्यंजन से संयोग। ठीक है, यहाँ पे कैसे है व्यंजन का व्यंजन से संयोग? देखते हैं। व्यंजन का व्यंजन से संयोग अर्थात मेल संयुक्त ध्वनियाँ बनाता है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग निम्न प्रकार से या निम्न आधार पर होता है। पाई वाले व्यंजन का संयोग। पाई वाले व्यंजन या पाई वाले व्यंजन अर्थात जिसमें लकीर लगी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ख, ग, घ सब में अंतिम में लकीर लगी है, खड़ी पाई लगी हुई है। तो जिन व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है उन्हें पाई वाले व्यंजन कहते हैं। यह खड़ी रेखा ही पाई कहलाती है। खड़ी रेखा क्या कहलाती है? पाई कहलाती है। जब कोई स्वर रहित पाई वाला व्यंजन अपने से आगे वाले व्यंजन से संयोग करता है तो उसकी पाई हटा दी जाती है। कैसे होगा? जब कोई स्वर रहित पाई वाला व्यंजन, स्वर रहित अर्थात उसमें स्वर नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग यहाँ पे स्वर रहित है। ग क्या है? यहाँ पे स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं है। ग में स्वर नहीं है। और य क्या है? वहाँ पे उसमें स्वर है। तो ग और य इससे क्या बना? योग्य। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं भाग्य। ठीक है, ग और य। इसी प्रकार से ख और त दोनों में पाई है, आप देख सकते हैं। दोनों व्यंजनों में पाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ख आधा है अर्थात उसमें स्वर नहीं। तख्त, सख्त, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। बिना पाई वाले व्यंजन। ऊपर हमने क्या देखा? ये सारे जो है वो पाई वाले व्यंजन हैं। ठीक है, अब बिना पाई वाले व्यंजन क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं छ, ट, ढ, 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 द, र। हाँ, इसमें कहीं भी पाई नहीं है। आप देख पाते होंगे भली प्रकार से, कहीं भी इसमें पाई नहीं है। तो जब कोई बिना पाई वाला व्यंजन जैसे छ, ट, ठ, ड, ड, द, र तथा ह किसी अन्य व्यंजन से संयोग करता है तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं तथा दूसरे व्यंजन को पूरा लिखते हैं। ठीक है, अब जो पाई वाला व्यंजन है वो किसी भी व्यंजन से संयोग करे, मतलब बिना पाई वाले व्यंजन जो हैं वो किससे संयोग करेंगे? जो बिना पाई वाले व्यंजन हैं अगर पाई वाले से संयोग करेंगे तो नीचे हलंत लगता है। यहाँ आप देख रहे हैं द, इसमें पाई नहीं है लेकिन व में पाई है, तो ये द आधा है और यहाँ पे व पूरा है, तो द्वार, नीचे में हलंत लग गया। इसी प्रकार द और ध, इसमें क्या है? ये द है बिना पाई का और ध है पाई वाला, तो ये भी पद्धति। ठीक, इसी प्रकार ट और ट है तो मिट्टी, नीचे हलंत लग गया। ठीक है, लड्डू, नीचे हलंत लग गया। यहाँ दो प्रकार के उदाहरण हैं। एक पाई, बिना पाई का व्यंजन द पाई वाले से मिला। ठीक, फिर दूसरे उदाहरण में बिना पाई का व्यंजन पाई वाले से मिल रहा है। अब इसमें क्या है? तीसरे उदाहरण में देखिए बिना पाई का व्यंजन बिना पाई वाले से ही मिल रहा है। अब चौथे उदाहरण में बिना पाई का व्यंजन बिना पाई वाले से भी मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि पहला व्यंजन बिना पाई का हो तो दूसरा पाई वाला हो, नहीं। इसमें पहला व्यंजन बिना पाई का और दूसरा पाई वाला भी हो सकता है, और पहला व्यंजन बिना पाई का और दूसरा बिना पाई का, दोनों भी बिना पाई के हो सकते हैं। तो ये थे आपके बिना पाई वाले व्यंजन। आगे हम देखते हैं, दो प्रकार हम इनके पढ़ चुके हैं, बिना पाई वाले व्यंजनों का संयोग और पाई वाले व्यंजनों का संयोग। अब हम देखते हैं र का संयोग कैसे होता है। तो र का जो संयोग है इस प्रकार होता है। देखिए आप, र का जब किसी व्यंजन से संयुक्त होता है, र का जब किसी व्यंजन से संयुक्त होता है तो अलग अलग प्रकार के चिन्हों के रूप में लिखा जाता है।
जब र के साथ अ की ध्वनि सम्मिलित होती है तो इसे रेफ कहते हैं। रे फ इसे इससे आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। क्या कहेंगे हम? जब र के साथ अ की ध्वनि सम्मिलित नहीं होती तो इसे रेफ कहेंगे। र के साथ अ की ध्वनि नहीं है, अर्थात यहाँ देखते हैं आप र में हलंत है, अ की ध्वनि नहीं हो रही है, मतलब वहाँ हलंत है। तो हलंत जहाँ रहेगा वहाँ अ की ध्वनि नहीं रहेगी, तो यह अब उसके अगले वर्ण के ऊपर में लग जाता है। जैसे यहाँ पे सर्प, ठीक है, फर्श, तो फर्श आप देख रहे होंगे जो र है उसमें अ नहीं है। उच्चारण करके देखिए, नर्म, नर्म, र में अ नहीं है। अब दूसरा क्या है, जब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो र का रूप पदेन हो जाता है। पहला हमने क्या कहा, जब र के साथ अ की ध्वनि सम्मिलित नहीं होती तो इसे रेफ कहते हैं। और जब र से पूर्व मतलब पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो र का रूप पदेन हो जाता है, अर्थात उसके पद में लगेगा, पैर में लगेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि प्रणाम, तो प्रणाम यहाँ क्या है, प्र आप देख रहे होंगे प आधा है। आप यहाँ देख रहे थे पहले उदाहरण में, आपने यहाँ भली प्रकार देखा कि यहाँ पे र में स्वर नहीं था। अब यहाँ पे र में स्वर है लेकिन उसके पहले वाले व्यंजन में स्वर नहीं है, ठीक उल्टा। तो यह पदेन के रूप में, पद में ऐसे, पदेन मतलब इसे पद में लग गया, उसके पैर में लग गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं प्र, तो प्रणाम हो जाएगा। तीसरा उदाहरण क्या है कि स के साथ जब र संयुक्त होता है, मतलब जुड़ा होता है, कौन से स के साथ? जो हलंत वाला स है, जिसमें अ नहीं है, तो इसे रूप क्या हो जाता है, जब स के साथ र संयुक्त होता है तो इसका रूप श्र हो जाता है, ठीक है। जब स के साथ रहेगा तब स आधा और र पूरा, स्रोत। अब तालव्य श के साथ संयुक्त होने के समय र का रूप स्र हो जाएगा, ठीक। अब क्या है आगे, ट एवं ढ, ड के साथ संयुक्त होते समय र का रूप, यहाँ देखिए काक पद इसे बोलते हैं, कौवे के पद के समान हो जाता है। कैसा होता है? काग पद। यहाँ आप देख सकते होंगे काग पद बना हुआ, ऐसे ऐसे, तो काग पद हो जाता है। जैसे क्या है, जो घुंडी वाले जो व्यंजन है, ऐसे घुंडी, नीचे गोल घुंडी लगी हुई है, ट ड ऐसे, तो उसमें जब रहेगा तो उसमें नीचे काग पद के रूप में लग जाएगा। और इसमें भी र स्वर के साथ है लेकिन आगे वाला व्यंजन स्वर के बिना है। तो यहाँ पे हमने र का प्रयोग देखा। अब आगे देखते हैं व्यंजन का स्वर के साथ क्या, व्यंजन का स्वर से संयोग। अब क्या होगा, व्यंजन का स्वर से जब संयोग होता है तो क्या होता है, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता तो इसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे व्यंजन में स्वर नहीं है तो हलंत है, क ख ग के नीचे आप हलंत देख पाते होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। इसके पहले हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। चलिए हम देखते हैं कि ये संयुक्त व्यंजन क्या है। व्यंजन हम जान चुके हैं, अब संयुक्त क्या है। संयुक्त का होता है जुड़ा हुआ या मेल से बना हुआ, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन से स्पष्ट है कि यह जो व्यंजन है किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, किसी व्यंजन या स्वर से मिलकर बना होगा। तो आइए देखें कि यह किससे मिलकर बना होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो व्यंजन है वो मम्मी के पकाए हुए डिशेस वाले व्यंजन नहीं है। क्या है ये व्यंजन? जो है कॉन्सोनेंट्स, राइट। चलिए, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, कितने व्यंजन? एक से अधिक व्यंजन के मेल से जो व्यंजन बनेगा वो संयुक्त व्यंजन कहेंगे उसे, ठीक है। व्यंजन क्या है? संयुक्त है, जुड़ा हुआ है। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी है देखते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ,
और श्र। ठीक है, अक्षर किससे बना है देखिए, क हलंत और श हलंत। ठीक है, और अ, तो उससे मिलके क्या बना है, अक्षर, तो क्षत्रिय। ठीक है, शब्द क्या बन गया, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द क्या हो गया यहाँ, क्षत्रिय। अब त्र, त और र, त के नीचे भी हलंत है, र के नीचे भी हलंत है, अर्थात उसमें स्वर नहीं है। और यहाँ पे र, तो यहाँ र के बाद अ है, आप देख सकते हैं, त के बाद अ नहीं है, यहाँ पे श के बाद अ है और क के बाद अ नहीं है, अर्थात यहाँ क आधा है, ऐसे जैसे हम लिखते हैं, क आधा लिखते हैं हम, और त आधा है, जो इस प्रकार से हम लिखते हैं त। तो र पूरा है, क्या है, र यहाँ पूरा है, तो क्या हो गया, त्र। आप उच्चारण कीजिए, समझ में आ जाएगा, त्र, त्र, र के बाद अ रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे ज्ञानी। ठीक उसी प्रकार ज हलंत और इया हलंत और अ, तो यहाँ पे ज क्या है, आधा है, उसमें स्वर नहीं है। आधा है के मतलब क्या है कि उसमें स्वर नहीं है, उसमें अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, और जो इया है उसमें अ का उच्चारण हो रहा है। तो हम क्या उच्चारण करेंगे, ज आधा और इया पूरा है यहाँ, तो ज्ञानी, क्या है, ज्ञ से क्या बना, ज्ञानी। तो आप उच्चारण करके देखिए, ज्ञ, तो अ आ रहा है बाद में, इया के बाद में। श्र, श हलंत, अर्थात उसमें स्वर नहीं है, और र हलंत उसके बाद अ है, अर्थात उसमें स्वर है, तो आधा श और र हलंत और अ, क्या हो गया यहाँ पे, श्र, श्र, र के बाद अ आ रहा है, तो संयुक्त व्यंजन से बने एक शब्द और क्या हो गया, श्रमिक। अब हम यहाँ देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से बने शब्द क्या हो गए। संयुक्त व्यंजन हमारे हो गए श, त्र, ज्ञ और श्र, और इनसे बने जो शब्द कहलाते हैं वो संयुक्त व्यंजन के शब्द हो गए, जैसे क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी, श्रमिक। ठीक है, इन अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र से जो शब्द बनेगा वो क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, डबल कॉन्सोनेंट। स्पष्ट हो रहा है क्या कुछ, डबल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से क्या होता है, जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक ही व्यंजन दो, एक आधा रहेगा स्वर के बिना या स्वर के रहित, स्वर रहित का यहाँ तात्पर्य है बिना स्वर का, और एक पूरा रहेगा, जैसे कि त पूरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वर के साथ है, ये त है और ये त, दोनों में एक त में हलंत लगा है और दूसरे त में हलंत नहीं लगा है, तो अर्थात जिसमें हलंत लगा है वह बिना स्वर के है, उसमें अ नहीं है, और जिसमें हलंत लगा है उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो आधा त और पूरा त, पत्ता। ठीक है, इसी प्रकार च, यहाँ पे देख रहे हैं एक च है जिसमें हलंत लगा है और एक च है जिसमें हलंत नहीं लगा है, तो यहाँ आधा च और पूरा च, बच्चा। ठीक है, उसी प्रकार कच्चा, उसी प्रकार सच्चा। ठीक है, आधा क और पूरा क हलंत और क, मक्का, पक्का। ठीक है, और गन्ना, ग में और ग पूरा है और न आधा, एक और नौ में आकार की मात्रा, तो गन्ना, पन्ना। इसी प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, जब एक व्यंजन जो स्वर रहित है, बिना स्वर का है, और दूसरा स्वर सहित है, लेकिन दोनों व्यंजन समान हैं, वहीं द्वितीय व्यंजन होगा। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, समान व्यंजन जैसे क, प, च, म, या ट, जैसे खट्टा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन।
लेकिन यहाँ जो स्वर रहेगा दोनों एक समान ही रहेगा, दोनों अलग अलग स्वर नहीं रहेगा। चलिए, तो स्पष्ट हो गया द्वितीय व्यंजन। इसी प्रकार के कुछ व्यंजन आप खुद से द्वितीय व्यंजन वाले शब्द आप खुद से सोचकर लिख सकते हैं। आइए हम देखें आगे। यहाँ पे क्या है? वर्ण संयोग। वर्ण हम जान चुके हैं, संयोग का मतलब जुड़ना, ज्वाइनिंग द लेटर्स। ठीक, वर्णों के परस्पर संयोग अथवा मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वर्णों